गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों स्वागत है फिर से आप सबका आपके अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो दोस्तों आज हम कक्षा 10वीं की अर्थशास्त्र के अध्याय नंबर 5 पर बात करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने अध्याय नंबर 4 तक के सभी चैप्टर को कवर कर लिया है और ये आज कक्षा 10वीं की अर्थशास्त्र का अंतिम अध्याय है और इसको भी हम उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे कि हमने पहले पढ़े हैं। यानी जो पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं, क्लास 9th के, क्लास 10th के जितने भी चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, उन सब का पढ़ने का जो तरीका था उसी तरीके के साथ हम इस भी चैप्टर को समझते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे। एक ही वीडियो में कंप्लीट चैप्टर को समझेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट चैप्टर है और नोट्स के बारे में तो आप सबको पता है, कंटिन्यू आप देख भी रहे हो और आप हम लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसे ही करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तहे दिल से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उसको, यानी चैप्टर नंबर 5 को। चैप्टर नंबर जो 5 है वो उपभोक्ता अधिकार के बारे में है, कंज्यूमर राइट्स। अब ये उपभोक्ता अधिकार के बारे में है और इसी के बारे में, उपभोक्ता अधिकार के बारे में हम बढ़िया तरीके से डिटेल के साथ बिल्कुल बेसिक से हर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब हम उपभोक्ता अधिकार की बात करते हैं तो उपभोक्ता के बारे में हमें पता होना चाहिए कि उपभोक्ता आखिरकार हम किसे कहें, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं किस पर, हम बात करेंगे उपभोक्ता पर कि आखिरकार कौन व्यक्ति, किसको हम उपभोक्ता कहें। ये चीज यहां पे समझ लीजिएगा। देखिए, उपभोक्ता का जो अर्थ हम अक्सर जो जोड़ते हैं दैनिक जीवन में, कभी भी हम बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स में जहां पे कंज्यूमर लिखा जाता है या फिर उपभोक्ता लिखा आता है तो हम इसको रिलेट कर देते हैं किससे, खरीददारी से। किससे रिलेट करते हैं, खरीददारी से, ठीक है। तो अब आप थोड़ा इसको समझिए, बिल्कुल बेसिक से समझिए कि आखिरकार रियलिटी में यानी वास्तविकता में उपभोक्ता हम किसको कह सकते हैं, ठीक है। देखिए, उपभोक्ता की जब हम बात करें तो वह व्यक्ति जो अंतिम वस्तु को या सेवा को खरीदता हो और खरीदने के बाद उसका उपभोग करता हो। अब ये क्या है, देखिए, अंतिम वस्तु और सेवा ये क्या होता है ये मैंने आपको बताया था कक्षा 9th में भी, और इससे जो ये कक्षा 10वीं की जो अर्थशास्त्र है इसके पिछले अध्याय में भी मैंने बताया था कि अंतिम वस्तु आखिरकार होता क्या है, ठीक है। तो अब जो अंतिम वस्तु होती है, अंतिम वस्तु को खरीद कर उसको उपभोग करना, सीधी सी बात, अगर अंतिम वस्तु का कोई भी व्यक्ति अगर अंतिम वस्तु को खरीद रहा है तो वो अपने उपभोग के लिए ही खरीदेगा। अब उपभोग का मतलब यानी उपयोग के लिए, खुद के यूज के लिए, खुद का उसका सेवन करने के लिए वो सब खरीदता है। तो अंतिम वस्तु मतलब क्या है इसको समझ लीजिएगा। अंतिम वस्तु अगर आपने समझ लिया तो जो ये उपभोक्ता है, इस उपभोक्ता का जो वास्तविक अर्थ है उसको आप समझ जाओगे। देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं फिर से। ये मार्कर है और इस मार्कर को बनाने के लिए इसमें स्याही की भी जरूरत पड़ी है, इसमें प्लास्टिक की भी जरूरत पड़ी है, इसमें लकड़ी की भी जरूरत पड़ी है। अब ये क्या बोल रहे हो आप कि लकड़ी की जरूरत इसमें हमको तो दिखाई दे नहीं रही। जो इसको जब आप खोलोगे और जो ये है नोक, इसकी ये नोक लकड़ी की बनी हुई होती है, ठीक है। अब इसमें लकड़ी की भी जरूरत पड़ी है, प्लास्टिक की भी जरूरत पड़ी है, इंक की भी जरूरत पड़ी है, तो इसमें अलग अलग तरह की चीजों की जरूरत पड़ी है, तब जाकर ये एक मार्कर क्रिएट हुआ है। और जब ये मार्कर क्रिएट हो गया, इस मार्कर को जब मैंने यूज करने के लिए खरीदा, उपभोग करने के लिए खरीदा, यही वस्तु अंतिम वस्तु है, ठीक है। अब जो अंतिम वस्तु है इसको जब मैंने अपने उपभोग के लिए खरीदा तो इस मार्कर को खरीदने वाला यानी मैं उपभोक्ता कहलाऊंगा। समझ में आ गया? कोई डाउट अगर अभी भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब जो ये अंतिम वस्तु थी
उसी तरीके से इसमें अलग अलग तरह से अलग अलग जगह से चीजों को खरीदा गया, तब जाके यहाँ पे वो क्या किया गया, एकत्रित किया गया। एकत्रित करने के बाद एक सिस्टमेटिक ढंग से एक वस्तु क्रिएट की गई, और उस वस्तु को बेचकर, यानी उस वस्तु को खरीदने वाला, जिसने खरीदा है, वो खरीदने वाला अंतिम वस्तु, जो अंतिम वस्तु को खरीद रहा है, वो ही उपभोक्ता कहलाएगा। यहां तक उपभोक्ता के बारे में आपको, जो उपभोक्ता है, वास्तविक में उपभोक्ता हम किसको कहें, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब हम थोक में बहुत सारी चीजों को खरीदते हैं, मान लीजिए मैं 50,000 मार्कर खरीद रहा हूं, क्या मैं 50,000 मार्कर खरीदने वाला उपभोक्ता कहलाऊंगा? क्वेश्चन बन रहा है कि अगर मैं एक साथ 50,000 मार्कर खरीद रहा हूं, किसके लिए, किसके लिए, उपभोग के लिए, तो 50,000 मार्कर आप नहीं खरीदोगे। अगर उपभोग के लिए अगर आप 50,000 मार्कर खरीद रहे हो तो आप उपभोक्ता कहलाओगे। यदि इन 50,000 मार्करों का खरीदने का उद्देश्य, मकसद अगर आपका बेचना है, तब आप उपभोक्ता नहीं कहलाओगे। मतलब आपने मार्कर, यहां पे मैं आपको बताता हूं, आपने 50,000 मार्कर खरीदे, किसके लिए, आपने मान लीजिए अगर उपभोग के लिए खरीदे हैं, तो आप इन 50,000 मार्करों को खरीदने वाला उपभोक्ता है। यदि ये 50,000 मार्कर आपने उपभोग के लिए नहीं, बेचने के लिए खरीदे हैं, किसके लिए, बेचने के लिए खरीदे हैं, तब आप उपभोक्ता नहीं कहलाओगे। यहां तक जो उपभोक्ता का जो अर्थ है, वास्तविक जो अर्थ है, इसको आप समझ जाइए। अगर अब तक आपको उपभोक्ता से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो फटाफट आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ज्यादा टाइम चैप्टर के नाम पे इसलिए लेता हूं क्योंकि जो चैप्टर की जो स्टोरी होती है उसी चैप्टर के नाम में इंडिकेट हुई होती है। तो जब स्टोरी इस वर्ड में इंडिकेटेड है तो इसको तो हमें बिल्कुल बेसिक से समझना चाहिए, चाहे 2 मिनट फालतू क्यों ना लग जाए। तो इसलिए उपभोक्ता वाला जो मतलब जो अर्थ है उपभोक्ता का, वो हम समझ गए हैं। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए अब हम करते हैं चैप्टर की शुरुआत। देखिए वैसे तो चैप्टर की शुरुआत हम कर ही चुके हैं, वो भी चैप्टर का ही पार्ट है, चैप्टर का ही नाम है। अब देखिए उपभोक्ता क्या है ये तो आप समझ चुके हो। अंतिम वस्तु क्या है, ये अंतिम वस्तु ही है जो मार्कर होगा। ये क्या है, ये अंतिम वस्तु है। जब हम किसी भी वस्तु को उपभोग के लिए खरीदते हैं वो वस्तु अंतिम वस्तु कहलाती है। ठीक है, इस मार्कर को बनाने के लिए अलग अलग वस्तुओं को खरीदा गया, इंक को खरीदा गया, लकड़ी को खरीदा गया, प्लास्टिक को खरीदा गया। ठीक है, फिर तब जाके एक मार्कर बना है, तब ये अंतिम वस्तु है। ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं क्लास 9th में भी अंतिम वस्तु के बारे में बताया हूं, अंतिम मूल्य के बारे में बताया हूं। जब मैंने क्या पढ़ाया था, जब जीडीपी पढ़ाया था। ठीक है, जीडीपी आया था, सकल घरेलू उत्पाद, तब आया था क्लास 9th में, और 10th में भी आया था, तब मैंने बता दिया था। अब पिछली वाली वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा बिल्कुल बेसिक से। अब पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो अब आपको दिक्कत आ रही होगी ना, तो पिछली वाली वीडियो फटाफट देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो में। अब देखिए हम बात करते हैं बाजार में उपभोक्ता की। देखिए जब बाजार में उपभोक्ता यानी बाजार में जब हम कोई भी वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं, ज्यादातर हम अपनी दैनिक जीवन की वस्तुएं ही खरीदने जाते हैं, तो वो वस्तुएं अंतिम वस्तुएं होती हैं। हम उन वस्तुओं को अपने उपभोग में लेते हैं। तो बाजार में जो उपभोक्ता होता है वह उपभोक्ता 2 रूपों में होता है। एक तो वह उपभोक्ता की भी भूमिका निभाता है और एक वह उत्पादक की भी भूमिका निभाता है। अब ये उत्पादक के रूप में भूमिका कैसे निभाता है और उपभोक्ता के रूप में भूमिका कैसे निभाता है ये समझिए। उपभोक्ता के बारे में तो आपको सीधा सा पता है। मान लीजिए मैं एक मार्कर खरीदने गया बाजार में, तो मैंने उपभोक्ता की भूमिका निभाई। अगर आप सब्जी खरीदने बाजार में गए तो आपने एक उपभोक्ता की भूमिका निभाई। अगर आप कपड़ा खरीदने, जूता खरीदने, कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं जिसको आप यूज करते हैं, जिसको आप अपने उपभोग में लेते हैं, जिसका आप सेवन करते हैं, वो ही वस्तुएं, वो वस्तु अगर हम खरीद रहे हैं, अगर अंतिम वस्तु हम खरीद रहे हैं तो वो उपभोक्ता है। जब हम बात करें उत्पादक की, कि हम बाजार में उत्पादक की भूमिका कैसे निभाते हैं। मान लीजिए मैं बाजार के किसी उद्योग में गया और वहां पे मैंने सेवा का कार्य किया। ठीक है, सेवा मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं किसी भी हॉस्पिटल में हूं
और हॉस्पिटल में जाकर, अस्पताल में जाकर मैं लोगों का इलाज कर रहा हूं, लोगों की सेवा कर रहा हूं, तब वहां पे मैं उपभोक्ता नहीं कहलाऊंगा, तब वहां पे मैं उत्पादक कहलाऊंगा। क्या कहलाऊंगा? उत्पादक कहलाऊंगा। जहां पर मैं अपने कौशल के द्वारा, जहां पर मैं अपने कौशल के द्वारा, अपनी स्किल के द्वारा लोगों का इलाज करूं या फिर लोगों के लिए सेवाएं प्रदान करूं, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा? वो उत्पादक बन जाएगा। वहां पे मैं उत्पादक कहलाऊंगा। मैं किसी कंपनी में कार्य करने के लिए गया, वहां पे मैं उत्पादक हूं। ठीक है, मैं बाजार में किसी कंपनी में गया, किसी उद्योग में गया और वहां पे मैं क्या कर रहा हूं? चीजों का निर्माण कर रहा हूं, चीजों को, वस्तुओं को बना रहा हूं। तो मतलब वस्तुओं को बनाना मतलब उत्पादक, यानी उत्पादन करने वाला। तो अगर हम बाजार में उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे हम उत्पादक कहलाएंगे। यहां तक ये दो जो वर्ड्स हैं, ये समझ में आ गया कि जो हमारी भूमिका उपभोक्ता के रूप में भी होती है और उत्पादक के रूप में भी होती है। कोई डाउट? नो डाउट। आशा करता हूं कि यहां तक बढ़िया तरीके से चल रहा होगा। टाइम लगने दो, लेकिन जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। टाइम से कोई नहीं है, ठीक है। 10-15 मिनट अगर फालतू लग रही है तो उसको लगने दो, क्योंकि जो कंसेप्ट है वो आप बढ़िया से समझिए। समझना आपका मकसद है, ठीक है। बढ़िया तरीके से चीजों को समझना, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगले वाला फैक्ट की। अगला वाला फैक्ट क्या है कि शोषण के रूप, मान ले जब हम बाजार में जाते हैं उपभोक्ता के रूप में, तो हमको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हमको शोषण का सामना करना पड़ता है, और उपभोक्ताओं को बाजार में शोषण भी होता है। अब जो शोषण होता है वो किस आधार पर होता है उसको और समझ लीजिएगा। देखिए, बाजार में जो उपभोक्ताओं को शोषण होता है वो अनुचित माप तोल के आधार पर होता है। पहला फैक्ट क्या है, पहला तथ्य क्या है कि बाजार में जो उपभोक्ता जाते हैं उनके साथ जो शोषण होता है, वह शोषण किस आधार पर होता है? अनुचित माप तोल के आधार पर होता है। यानी जितनी तोल तोलनी थी, जितनी माप मापनी थी, उससे कम माप लेना, तो माप तोल में भेदभाव करना या फिर माप तोल में कमी करना, ये बाजार में अधिकतर लोग करते हैं। और इस अनुचित माप तोल के कारण उपभोक्ता का शोषण होता है, उपभोक्ता का शोषण का सामना करना पड़ता है। क्यों होता है? मान लीजिए आपको 40 रुपए में 1 kg चीनी खरीदना है, ठीक है। 40 रुपए में 1 kg चीनी खरीदना है। ये क्या है? ये रेट है, वहां का दर है कि भाई 40 रुपए में आप 1 kg चीनी खरीद सकते हो। लेकिन आपने रुपए 40 दिए और आपको 1 kg चीनी नहीं मिली, 1 kg चीनी नहीं मिली, चीनी मिली आपको 750 ग्राम। तो आपका शोषण हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। कितने ग्राम का? 250 ग्राम का शोषण आपका हुआ। आपको जो जितना देना था उतना नहीं दिया। तो ये क्या है? ये माप तोल के आधार पर जो वहां पे बाजार में लोगों को क्या करना पड़ता है? शोषण का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। जो अगला फैक्ट है वो क्या है? दोषपूर्ण वस्तुएं। अब ये दोषपूर्ण वस्तु क्या है? देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, इसको भी समझिए। दोषपूर्ण यानी जिन वस्तुओं में दोष हो। अब दोष क्या हो सकता है? अब दोष वस्तुओं में कैसा दोष होता है? मान लीजिए आप गए आटा खरीदने, और आटा भी आपने किसका खरीदा? मक्का का, ठीक है। आटा खरीदने गए, किसका आटा? मक्का का आटा खरीदने गए, और मक्का का आटा 40 रुपए 1 kg है। कितने? 40 रुपए 1 kg है। लेकिन इस मक्का के आटे में उन्होंने ज्यादा पैसा कमाने के लिए गेहूं का आटा भी मिला रखा है, ठीक है। गेहूं का आटा भी मिला रखा है। अब ये जो गेहूं का आटा और मक्का का आटा यानी मिलावटी वस्तु, ठीक है। आप केवल शुद्ध मक्का का आटा खरीदने गए थे, लेकिन आपको शुद्ध मक्का का आटा बताकर गेहूं का आटा और मक्का का आटा यानी मिलावटी आटा दे दिया, और इससे आपको नुकसान हुआ, आपका शोषण हुआ। ये मिलावटी पूर्ण वाली वस्तुएं ही दोषपूर्ण वस्तुएं कहलाती हैं। इसके आधार पर भी आपका शोषण होता है, ठीक है। तो चलिए अब मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूं, ऐसे टाइम ज्यादा लग जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे फैक्ट पर। तीसरा फैक्ट क्या है कि अन्य शुल्कों को जोड़ना। अब ये शुल्क क्या होते हैं? मान लीजिए आप बाजार में क्या गए? आप बाजार में खरीदने गए बिसलरी की बोतल। बिसलरी की बोतल आप खरीदने गए, और उस बिसलरी की बोतल की जो
एमआरपी है, एमआरपी कितनी है, 10 रुपए है, ठीक है। लेकिन वो जो वो दुकानदार है, दुकानदार उस बिसलरी को आपको 15 रुपए में दे रहा है। वो क्यों? कि आप बोल रहे हो कि इसकी जो एमआरपी है वो 10 रुपए है, तो 10 रुपए में आपको देनी चाहिए, लेकिन वो दे रहा है 15 रुपए में, क्योंकि उसका कहना है कि ये जो बिसलरी की बोतल है मैं ठंडी कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ठंडी करने के यानी इस बोतल को ठंडा करने के 5 रुपए शुल्क आपको अलग से देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर इस तरह का कोई शुल्क जोड़ता है तो इन शुल्कों के आधार पर भी आपका भेदभाव होता है, यानी आपको शोषण का सामना करना पड़ता है। यहां तक समझ में आ गया। अब जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है कि भ्रामिक विज्ञापन। अब ये भ्रामिक विज्ञापन क्या होता है? भ्रम फैलाने वाला विज्ञापन। देखिए, एक मान लीजिए विज्ञापन होते हैं, और आजकल तो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया में ज्यादातर विज्ञापन आपको देखने मिलेंगे, हर एप्लीकेशन पर विज्ञापन आते हैं, और इन्हीं विज्ञापनों के माध्यम से लोगों में भ्रम फैल जाता है। तो भ्रामिक कंडीशन जब आ जाती है तो इसमें क्या हो जाता है, लोगों का शोषण होता है। अगर हम उपभोक्ता की बात करें तो उपभोक्ता का शोषण होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी कंपनी ने एक प्रोडक्ट तैयार किया, और वह प्रोडक्ट आप मान लीजिए क्या है, वह प्रोडक्ट है दूध। दूध का एग्जाम्पल भी इसी में दिया हुआ है, बुक में भी। तो अब जो कंपनी ने जो प्रोडक्ट तैयार किया, यानी दूध का प्रोडक्ट तैयार किया, उसका कहना है कि जो प्रोडक्ट हमारा है, यानी जो हमारी कंपनी ने जो बनाया है, वह प्रोडक्ट का दूध, वह दूध जो माता का दूध होता है, उस माता के दूध से बढ़िया है बच्चे के लिए। अब ऐसा प्रोडक्ट वो बता रहे हैं उसको विज्ञापन के द्वारा कि जो दूध हमने बनाया है वह दूध बच्चे के लिए माता के दूध से भी बढ़िया है, बेहतर है। तो इस तरह के विज्ञापन जब आते हैं तो लोग उसको खरीदते हैं। तो इससे क्या होता है, लोगों का मतलब शोषण होता है कि बढ़िया चीज को वो नहीं खरीद पाते हैं, ठीक है। जो उनको लेना चाहिए था वो उसको नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो जो विज्ञापन होते हैं उनको भ्रम में डाल देते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से बाजार में उपभोक्ताओं को शोषण का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं संरक्षण की। अभी बात की थी शोषण की, तो अब इस तरह के शोषण से बचने के लिए, इस तरह के शोषण से बचने के लिए, इस तरह की भ्रामिक कंडीशन से बचने के लिए, ठीक है, दोषपूर्ण वस्तुओं से बचने के लिए उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए, जो इस तरह के शोषण से वो बच जाए, अपने हितों की सुरक्षा के लिए वो क्या करे, अपने संरक्षण के लिए वो क्या करे। देखिए, सबसे पहला है, हम यहाँ पे देखते हैं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की तरह उनको क्या करना चाहिए, उनको नियमों की मांग करनी चाहिए, उनको बाजार को नियंत्रण में करना चाहिए, तभी जाके वो क्या कर सकते हैं, खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। अब ये असंगठित क्षेत्र क्या है, पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि असंगठित क्षेत्र क्या है, अनौपचारिक क्षेत्र क्या है, औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आते हैं, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत कौन आते हैं, सब बताया था मैंने। अब आपको पता होगा, और बहुत से तो ऐसे हैं जिन्होंने पिछली वाली वीडियो देख ली है लेकिन फिर भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि एक तो उन लोगों ने नोट्स नहीं देखे होंगे, दूसरी बात जब मैंने बताया था तब उन्होंने वो ध्यान से नहीं देखा होगा। तो ध्यान से देखिए, जो असंगठित क्षेत्र था, असंगठित क्षेत्र में क्या है कि जैसे कि मान लीजिए मैं गया किसी दुकान पर और वहां पे काम करना शुरू कर दिया, तो मुझे वहां दुकान पर जाकर वह दुकान पर काम करने के लिए पंजीकरण नहीं करना पड़ा, उसके नियमों को फॉलो नहीं करना पड़ा। अगर मुझे बीमारी हो गई, मैं बीमार पड़ गया, अगर मैंने छुट्टी ले ली, बीमारी की वजह से अगर मैंने छुट्टी ले ली, अवकाश ले ली, तो जिस दिन मैंने अवकाश लिया उस दिन का पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी सरकारी नियंत्रण से बाहर वाली जो भी दुकानें हैं या फिर जो भी हम जहां पर भी मजदूरी करते हैं वो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और असंगठित क्षेत्र को जब इन सभी तरह के जब शोषण का सामना करना पड़ रहा था तो उन्होंने नियमों की मांग की, उन्होंने नियंत्रण की मांग की, और इन्हीं की तरह इन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की तरह ही उपभोक्ताओं को नियमों की मांग करनी चाहिए, और नियमों की मांग कर वो इस तरह के शोषण से छुटकारा पा सकते हैं। उसके बाद अनौपचारिक क्षेत्र की तरह, अनौपचारिक क्षेत्र के क्या था, ये मैंने आपको पढ़ाया था मुद्रा और साख वाले चैप्टर में। अनौपचारिक क्षेत्र मतलब जब हम कोई भी ऋण लेते हैं, मान लीजिए हम अपने रिश्तेदारों से लेते हैं, अपने दोस्तों से लेते हैं, ठीक है, यानी जो हम सरकारी नियंत्रण से बाहर के, जो मतलब बिना नियमों बिना विधियों के द्वारा काम करते हैं,
मतलब औपचारिकता से बाहर काम करते हैं, यानी अनौपचारिकता के अंदर रहकर जब हम काम करते हैं, किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं, किसी भी तरह का कोई नियम नहीं, किसी भी तरह का कोई प्रोसीजर नहीं, किसी भी तरह का कोई पंजीकरण नहीं, तो जब इस तरह का हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी हम चाहे हम ऋण ले रहे हो, चाहे हम वस्तुओं को ले रहे हो, या फिर हम किसी को ऋण दे रहे हो, ठीक है, कुछ भी हम कर रहे हैं, तो वो क्या आता है, वो अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इन लोगों ने भी जब इनका जब शोषण हो रहा था तो इन्होंने भी नियमों की मांग की। तो इसी तरीके से उपभोक्ता को संरक्षण के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए नियम बनाने चाहिए, ठीक है, नियमों की मांग करनी चाहिए, उनको संघर्ष करना चाहिए, तभी वो इससे छुटकारा पा सकते हैं, जैसे कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों ने संघर्ष किया था। अब देखिए जो लास्ट एंड फाइनल वो क्या है कि उपभोक्ता आंदोलन। अब जब इन्होंने संरक्षण की बात की तो धीरे धीरे जो उपभोक्ता थे वो जागरूक हुए, ठीक है, और जागरूक होने के बाद लोग एकत्रित होते गए तो वो क्या हो गया, वो उपभोक्ता आंदोलन का रूप ले चुका था। अब उपभोक्ता आंदोलन ने रूप लिया तो इसने उपभोक्ता आंदोलन ने उपभोक्ताओं को बहुत सारे अधिकार दिलाए, बहुत सारे नियम बनवाए, जिनसे इनका संरक्षण मतलब हुआ, ठीक है। तो अब हम समझते हैं ऐसे क्या नियम दिलाए, क्या वो थे, सभी हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए उपभोक्ता आंदोलन के उदय के कारण, सबसे पहला आप इसको समझ लेगा कि उपभोक्ता का जन्म कैसे हुआ, उदय कैसे हुआ, ठीक है, इसके उदय के कारण क्या है। देखिए उपभोक्ताओं में असंतोष, ठीक है, असंतोष मतलब उपभोक्ताओं के साथ शोषण हो रहा था, ठीक है, उन्हें अनुचित मापतोल, दोषपूर्ण वस्तुएं देना, अन्य शुल्कों को जोड़ना, भ्रामक विज्ञापन, इस तरह के जितने भी तरह के वो शोषणों का सामना करना पड़ रहा था। तो उन शोषणों की वजह से वो क्या हो गए, उनमें असंतोष की भावना पैदा हो गए। असंतोष की भावना की वजह से उन लोगों ने आंदोलन किया, जो उपभोक्ता आंदोलन है उस उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अनुचित मापतोल के द्वारा ये क्या हुआ भाई, अनुचित मापतोल का जब वो सामना कर रहे थे तो वो भाई क्या हुए, वो उपभोक्ता आंदोलन की ओर अग्रसर हुए, क्योंकि उनका शोषण हो रहा था ना, उनका क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। उसके बाद दोषपूर्ण वस्तुएं, ये सब वही आ जाएगा, क्योंकि इनका जो शोषण हो रहा था, जिन जिन आधार पर, जिन जिन तथ्यों के आधार पर, उन्हीं सभी तथ्यों के वजह से इन लोगों ने उपभोक्ता आंदोलन किया। उन उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ था इन सभी चीजों के। स्वयं के हितों की रक्षा के लिए, भाई स्वयं के हितों की रक्षा करने के लिए क्या हुआ, उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। भ्रामक विज्ञापनों के कारण क्या हुआ, उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। इन्हीं सभी कारणों से जो उपभोक्ता जो आंदोलन है उसका उदय हुआ है। 1960 में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ था और 1970 के दशक में कंडीशन ऐसी आ गई थी कि उपभोक्ता आंदोलन का जो उदय था वो 1960 के दशक में हो गया, लेकिन 1970 के दशक में लोग आयोजन भी करने लगे जगह जगह पर, उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आयोजन होने लगे, लोग इकट्ठे होने लगे, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए अपना अपना योगदान देने लगे, ठीक है, आयोजन होने लगे। अब यहां तक तो आप समझ गए हैं जो उपभोक्ता आंदोलन का उदय कैसे हुआ और इसका उदय होने से फायदा क्या हुआ। देखिए उपभोक्ता आंदोलन का जैसे जैसे उदय हुआ, उदय होने से ये जितना भी तथ्य यहाँ पे मैंने अभी आपको बताए थे जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा था, यह सभी परिवर्तन हो गए किसमें, उनके संरक्षण में। यानी उपभोक्ताओं जो भ्रामक विज्ञापन था इनसे वो लोग सुरक्षित रहेंगे, स्वयं के हितों की रक्षा, उनके हितों की रक्षा हुई थी, दोषपूर्ण वस्तुओं से वो लोग बच गए, उनका संरक्षण हो गया, ठीक है, अनुचित मापतोल से वो बच गए, क्योंकि नियम जो उपभोक्ता आंदोलन का बहुत सारे नियम लाए, बहुत सारी कंडीशंस लाए, आगे जाके ये सारा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए जो तीसरा जो हमारा फैक्ट है वो है उपभोक्ता इंटरनेशनल। ये उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या है, उपभोक्ता इंटरनेशनल 1985 में क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। देखिए ये उपभोक्ता इंटरनेशनल एक समूह का नाम है और एक ऐसा समूह है जिसमें 115 देश शामिल हैं और 1 से 15 देशों की 220 संस्थाएं का यह समूह है। यानी जो ये उपभोक्ता इंटरनेशनल है इसमें 220 संस्थाएं हैं, ये 220 संस्थाओं का एक समूह है और ये जो 220 संस्थाएं हैं ये 115 देशों में हैं, ठीक है। और इन जो संस्थाओं का जो मुख्य उद्देश्य था, यानी जो उपभोक्ता इंटरनेशनल का जो उद्देश्य था वो क्या था, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना, उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखना, ठीक है। अब जो ये उपभोक्ता इंटरनेशनल था इसने
जो यूएन ने, ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र की जो नियम थे, जो दिशा निर्देश थे उपभोक्ताओं के लिए, उनको अपनाया था। ठीक है, उनको क्या क्या था, उनको अपनाया था। जो संयुक्त राष्ट्र ने जो भी उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए जो अधिकार दिए, जो नियम दिए, जो दिशा निर्देश दिए, उन सबको अपनाया किसने, उपभोक्ता इंटरनेशनल ने 1985 में। ये समझ में आ गया। अब हम उसके बाद बात करते हैं भारत में उपभोक्ता की। देखिए, अब आपको यहां तक तो समझ में आ गया है बिल्कुल कि जो उपभोक्ता की जो कंडीशन होती है वो बाजार में क्या होती है, उनका शोषण कैसे होता है, उन्होंने संरक्षण के लिए क्या किया, उपभोक्ता आंदोलन आया, उससे क्या सुधार आया, ये सब आप जान चुके हो। उपभोक्ता इंटरनेशनल के बारे में अब आप जान चुके हो। अब आप आगे बढ़िए, आगे हम बात करते हैं भारत में उपभोक्ता अधिकार की। ठीक है, देखिए जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, उपभोक्ता अधिकार। अभी हम उपभोक्ताओं की कंडीशन को समझ रहे हैं। अधिकार हम आपको बताएंगे, जैसे जैसे इन लोगों ने संघर्ष किया और उपभोक्ताओं ने अधिकार प्राप्त किए, उन अधिकारों के बारे में हम बाद में ही बताएंगे, क्योंकि अधिकार उन्होंने बाद में प्राप्त किए हैं, संघर्ष वो लोग पहले कर चुके हैं। तो संघर्ष वाली जो कंडीशन है वो ये थी जो मैंने आपको अभी बताई है। अब भारत में उपभोक्ता अधिकार पाने के लोगों ने किस तरीके से संघर्ष किया और भारत सरकार का क्या योगदान रहा, क्या भूमिका रही उपभोक्ता आंदोलन यानी उपभोक्ता अधिकार दिलाने में उपभोक्ताओं को। देखिए, उपभोक्ताओं को अधिकार दिलाने में भारत की जो भूमिका रही वो क्या रही, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986, यानी जो भारत सरकार एक उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए, उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए एक अधिनियम लेकर आई 1986 में, जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के नाम से जाना जाता है, 1986 के नाम से जाना जाता है। ये 1986 में आया और इसको कोपरा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, कोपरा के नाम से भी। अब कोपरा का मतलब क्या है, देखिए अब हम इसकी बात करें अंग्रेजी में, यानी इंग्लिश में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986, तो वहीं पे अंग्रेजी में हो जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो जाएगा। ये कोपरा का जो मतलब, जब हम इसको कोपरा को डिफाइन करेंगे तो कोपरा भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब ये अक्टूबर 1986 में, अक्टूबर 1986 में ये क्या हो गया था, विधानसभा में पारित हो गया था, लेकिन 24 दिसंबर 1986 को ये लागू हुआ। क्या हुआ, 24 दिसंबर 1986 को लागू हुआ और अक्टूबर 1986 में ये पारित हो गया था विधानसभा में। क्या, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए, उपभोक्ताओं को अधिकार दिलाने के लिए, उपभोक्ताओं को के लिए नियम बनाने के लिए, उपभोक्ताओं के हितों की पूर्ति के लिए ये अधिनियम भारत सरकार 1986 में लेकर आई और 24 दिसंबर 1986 को ये लागू भी कर दिया। इसलिए 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर को हर वर्ष उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 24 दिसंबर को ही उपभोक्ताओं के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे जो अधिकार थे वो दे दिए थे। वो अधिकार कौन कौन से थे वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप समझ लीजिएगा कि भारत सरकार ने जो एक कोपरा दिया, इस कोपरा के अंतर्गत जिन शोषणों का सामना उपभोक्ताओं को करना पड़ रहा था, अगर आने वाले फ्यूचर में भी इस तरह के शोषण का सामना किसी को करना पड़े तो वह इस शोषण से न्याय पा सकता है। ठीक है, इस शोषण का सामना कर सकता है। तो न्याय पाने के लिए कोपरा ने यानी विवादों का निवारण करने के लिए, यानी शोषण से छुटकारा पाने के लिए, शोषण से छुटकारा दिलाने के लिए, तो क्या किया, विवादों का निवारण आप बोल सकते हो, यानी त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र दे दिया। क्या दे दिया, त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र। ठीक है, यानी 3 स्तर की न्यायिक प्रक्रिया दे दी और इस न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा यदि किसी भी उपभोक्ता के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव किया जाता है, किसी भी तरह का कोई शोषण किया जाता है, तो उस शोषण से वह छुटकारा पा सकता है, उस शोषण से वह मुक्ति पा सकता है। किसके द्वारा, त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र की प्रक्रिया के द्वारा। ये इसमें 3 स्तर पर न्यायपालिका होती है और न्यायपालिका का आप सभी जानते हैं। ठीक है, उसमें सबसे देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिएगा क्या, जिला अदालत। ठीक है, जिसको हम जिला केंद्र के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद राज्य अदालत, ठीक है, यानी राज्य न्याय, उसको आप क्या किसके नाम से जानते हैं, राज्य आयोग के नाम से भी जानते हैं। देखिए, जो एनसीईआरटी में जो लिखा है मैं वही बता रहा हूं।
ठीक है, वरना आप इसको थोड़ा हम हट के जाएंगे तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उससे नीचे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट, उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट, उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस तरीके पे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। तो इसी तरीके से देखिए, अब आप इसको समझिए, जो एनसीईआरटी कह रहा है इसमें क्या है कि जो सबसे ऊपर है, वो सबसे ऊपर तो है राष्ट्रीय अदालत, ठीक है, वो क्या है, राष्ट्रीय अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे है हाई कोर्ट यानी क्या है, राज्य अदालत, और उससे नीचे है जिला कोर्ट यानी जिला अदालत। ठीक है, अब जो ये जिला अदालत है इसको जिला केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, और जो ये है हाई कोर्ट इसको राज्य आयोग के नाम से जाना जाता है, और जो ये सुप्रीम कोर्ट है इसको राष्ट्रीय अदालत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जो राष्ट्रीय अदालत, राज्य अदालत और जिला अदालत है, इनका प्रोसीजर उपभोक्ताओं के लिए क्या था, उपभोक्ताओं के लिए इनका प्रोसीजर था कि जो जिला अदालत है वो उपभोक्ताओं के 20 लाख तक के मुकदमों को या विवादों को सुलझाएगा, उन पर अपना न्यायिक प्रोसीजर जारी करेगा, उनके लिए न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभाएगा। यानी 20 लाख तक का कोई भी विवाद उपभोक्ताओं का है तो वह विवाद किसके अंडर में आएगा, वो जिला अदालत के अंडर में आएगा। ठीक है, अगर 20 लाख से 1 करोड़ तक का कोई भी मुकदमा है, कोई भी विवाद है, तो उस विवाद का निवारण करना, उस विवाद का समाधान करना किसकी जिम्मेदारी होगी, राज्य अदालत की होगी। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरा है वो है राष्ट्रीय अदालत, यानी राष्ट्रीय अदालत की जो जिम्मेवारी है वो क्या है कि 1 करोड़ तक के विवाद, यानी 1 करोड़ तक के नहीं, 1 करोड़ से ऊपर तक के विवाद, अब वो कितने भी हो सकते हैं, उन विवादों का जो समाधान है, उपभोक्ताओं के 1 करोड़ से अधिक तक का जो विवाद होगा, उस विवाद का जो समाधान है वो करेगा राष्ट्रीय अदालत। ठीक है, राष्ट्रीय अदालत को राष्ट्रीय आयोग भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इस त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र की प्रक्रिया के द्वारा जो भी उपभोक्ताओं के विवाद हैं, जिस तरह की भी शोषण का या भेदभाव का सामना उपभोक्ता कर रहे हैं, उनका वो क्या कर सकते हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं, उनका समाधान कर सकते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, मान लीजिए आपने अर्जी लगाई, यानी आपने क्या किया, आपने एफआईआर दर्ज करी कहां पे, जिला अदालत में, लेकिन जिला अदालत में आपको न्याय नहीं मिला, फिर आप यहाँ पे भी जा सकते हो, कहां पे जा सकते हो, राज्य अदालत में। राज्य अदालत में भी अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो आप जा सकते हो राष्ट्रीय अदालत में। ठीक है, तो राष्ट्रीय अदालत में आपको न्याय मिल ही जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर आपको यहाँ पे न्याय नहीं मिला है तो आप यहाँ जा सकते हो, और यहाँ पे न्याय नहीं मिला तो यहाँ पे जा सकते हो। अब आप डायरेक्ट यहाँ पे यहाँ नहीं जा सकते हो। मान लीजिए आपका जो विवाद है वो 10 लाख का है, तो 10 लाख के विवाद के लिए आप डायरेक्ट यहाँ नहीं जा सकते हो, आपको पहले इस स्टेज से गुजरना पड़ेगा, फिर इससे तब जाकर आप वहां पहुंच पाओगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि जो उपभोक्ताओं के जो विवादों के निवारण से संबंधित जो भी मतलब न्याय पाने का जो भी प्रोसीजर था वो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, और भी इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि न्याय वो किस तरीके से पा सकते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में। अब हम बात करते हैं भारत में उपभोक्ता अधिकारों का महत्व क्या है। ठीक है, या फिर आप उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम का महत्व क्या है। इसका महत्व क्या है कि इसका महत्व यह है, इंपॉर्टेंट जो महत्व वो इस क्षेत्र में रहा है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 ने उपभोक्ताओं को अनुचित मापतोल से सुरक्षित रखा, उपभोक्ताओं को दोषपूर्ण वस्तुओं से सुरक्षित रखा, उपभोक्ताओं को अन्य शुल्कों से बचाए रखा, उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों से बचाए रखा। इन सभी तथ्यों से उपभोक्ताओं को बचाया उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 ने। ठीक है, तो और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे अधिकार इन्होंने दिया, इन्होंने अधिकार क्या दिया उपभोक्ताओं के लिए, उपभोक्ताओं के लिए अधिकार दिया सूचना पाने का अधिकार, जो भी वस्तु आप खरीद रहे हो उस वस्तु के बारे में आप सूचना प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, समय यानी टाइम पीरियड लिखा होता है, समय लिखा होता है कि यह वस्तु इतने समय तक एक तरीके से यूज में ले सकते हो, आप उपभोग में ले सकते हो, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, समय के लिए भी कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, मूल्य को लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं, मूल्यों को लेकर भी अधिकार दिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमआरपी बोलते हैं। होता है ना, हर वस्तु के उस पे पैकेट पे लिखा हुआ होता है कितना एमआरपी है, और जो वो है वस्तु का उत्पादन करता है, मान लीजिए जो भी उस वस्तु को बना रहा है उसका एड्रेस भी उस वस्तु की पैकेट पर लिखा
लिखा हुआ होता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अधिकार उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 ने उपभोक्ताओं के लिए दिए हैं, जिनकी वजह से आज उपभोक्ता स्वयं को बहुत सुरक्षित और बहुत सुरक्षापूर्ण महसूस करता है। ठीक है, तो यहां तक आपके बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब इसके 2 फैक्ट्स और रह रहे हैं, 1 मिनट का आप थोड़ा ब्रेक लीजिएगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं फिर से। ठीक है, तो चलिए 1 मिनट होते हुए हम फिर से अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए करते हैं शुरू। और अब हम बात करने वाले हैं उपभोक्ता अधिकार पर, यानी जो चैप्टर का नाम है उपभोक्ता अधिकार। अब आपने समझ लिया है कि किस तरीके से इन लोगों ने संघर्ष किया और किस तरीके से जो ये अधिकार इनको प्राप्त हुए हैं, किस तरीके से इन्होंने ये अधिकार प्राप्त किए हैं। ठीक है, अधिकार इनको क्या है, देखिए अधिकार किसके थ्रू मिले इनको, अधिकार मिले हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत भारत में। ठीक है, वो क्या है, देखिए पहला जो अधिकार मिला है इनको सूचना पाने का अधिकार। ये आप सोच लीजिए कि उपभोक्ताओं को सूचना पाने का अधिकार मिल गया है। इसके बारे में मैं आपको बात करूं तो आरटीआई के बारे में आपने सुना होगा। आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, और राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया है, यानी लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार मिल चुका है। 2005 में ये लोगों को मिला था, इसके बारे में जान लीजिए। अब जो ये सूचना पाने का जो अधिकार लोगों को मिला है, इस सूचना पाने के अधिकार के साथ ही जो उपभोक्ता है उनको एक बड़ा फायदा हुआ है। मान लीजिए कोई भी वस्तु यदि उपभोक्ता खरीदता है तो उस वस्तु के बारे में वो सूचना पा सकता है। सूचना पाने का अधिकार उसके पास है, भारतीय संविधान उसको यह अधिकार देता है। ठीक है, अगर उसके अधिकार का हनन होता है तो वह अर्जी लगा सकता है, कहां पर, न्यायिक प्रक्रिया में। न्यायिक प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी त्रिस्तरीय न्यायिक प्रक्रिया, सॉरी वो मैं वहां से मिटा दिया हूं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताई थी सारा कुछ। तो अब देखिए जो सूचना पाने का अधिकार है, मान लीजिए आप कोई भी वस्तु खरीदने जा रहे हो, उस वस्तु के बारे में आप सूचना प्राप्त कर सकते हो कि यह वस्तु किस उद्देश्य के लिए है, इस वस्तु का हम किस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका मूल्य कितना है। ठीक है, ये जो भी आप उसके बारे में जानना चाहो वो आप जान सकते हो। उसके बाद जो दूसरा है वो क्या है, वो है मूल्य संबंधित अधिकार। मूल्य संबंधित अधिकार क्या मिला है, मूल्य संबंधित अधिकार ये मिल गया है कि जो एमआरपी होता है, अधिकतम खुदरा मूल्य, एमआरपी, अधिकतम खुदरा मूल्य इसको हिंदी में बोलते हैं। एमआरपी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिकतम खुदरा मूल्य। तो जो ये अधिकतम खुदरा मूल्य मिला है, इसमें क्या है कि एक जो वस्तु होती है उसकी पैकेट पर एक मूल्य लिखा होता है, मान लीजिए 30 रुपए। अगर 30 रुपए एमआरपी है तो 30 रुपए से ऊपर अगर उसको कोई बेच रहा है तो आप उसके खिलाफ अर्जी लगा सकते हो, उसकी शिकायत कर सकते हो, क्योंकि ये एक मूल्य दे दिया गया है और इस मूल्य से अधिक कोई भी वस्तुओं को नहीं बेच सकता है। ठीक है, तो मूल्य संबंधित भी अधिकार आपको मिल गया है कि आपको इतने से ज्यादा पैसे नहीं देने हैं, ये इतने के अंदर अंदर ये वस्तु मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये उसी वस्तु की पैकेट पर लिखा हुआ होता है। उसके बाद हम बात करें समय सीमा की, कोई भी वस्तु आप खरीदते हो, ठीक है, तो बहुत से क्या है कि मतलब एक्सपायर हुई वस्तुओं को बेच देते हैं, जिससे आपको बीमारी का सामना करना पड़ जाता है। तो इसलिए किसी के साथ, किसी भी उपभोक्ता के साथ कोई भेदभाव ना हो, किसी भी उपभोक्ता का कोई शोषण ना हो, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में समय सीमा के अधिकार दिया है कि उसमें क्या होता है, एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी डेट अगर ज्यादा है, जितनी उसमें डेट निश्चित की गई है उससे अधिक है, तो उसके खिलाफ आप अर्जी लगा सकते हो, उसके खिलाफ आप अदालत जा सकते हो और उसकी शिकायत कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो समय सीमा है ये भी एक अच्छा अधिकार उपभोक्ताओं के लिए दिया है, और इन्हीं अधिकारों की वजह से, इन्हीं नियमों की वजह से उपभोक्ता बाजार में अपना नियंत्रण बना पाए हैं, अपना नियंत्रण कर पाए हैं। उसके बाद चुनने का अधिकार। अब क्या है, कई बार क्या होता था, बहुत से लोग क्या कर देते, मान लीजिए कि आप सिलेंडर खरीदने जा रहे हो, लेकिन वो क्या कर देते कि आपको सिलेंडर खरीदने के साथ साथ आपको गैस चूल्हा भी खरीदना पड़ेगा। मतलब आपको खरीदनी है, आपको आवश्यकता है सिलेंडर की, लेकिन आपको सिलेंडर के साथ साथ गैस चूल्हा भी खरीदना पड़ेगा। ये कौन सी बात है, तो दबाव डालना हो गया ना। तो इसीलिए आपके पास चुनने का अधिकार है। अगर आप गैस चूल्हा चाहते हो तो आप ले सकते हो, वरना आप गैस सिलेंडर ही लेकर जा सकते हो। ठीक है, बहुत सी
कंडीशन ऐसी आ जाती हैं जिनमें आपके पास चुनने का अधिकार नहीं रहता है। ये उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में भी बता दिया है कि वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं। तो अगर मैं उन कंडीशंस को आपको बताऊंगा तो ज्यादा डीप हो जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा, मेरे ख्याल से 30 के आसपास पहुंच गया होगा टाइम। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्षतिपूर्ण निवारण का अधिकार। मान लीजिए आपका कोई भी नुकसान होता है, उपभोक्ता का कोई भी नुकसान होता है, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई वस्तु खरीदी और उस वस्तु के मूल्य से संबंधित आपका मतलब जो शोषण हुआ है या फिर आपका समय सीमा से संबंधित शोषण हुआ है, जितनी भी आपकी क्षति हुई है, जितनी भी नुकसान आपकी हुई है, उसका निवारण किया जाएगा, उसको वापस दिलाया जाएगा। अगर आपके साथ सच में ऐसा हुआ है तो किसके द्वारा? अदालत के द्वारा। जब आप अर्जी लगा दोगे, शिकायत कर दोगे, तब आपको वह क्षति निवारण का अधिकार भी दिया गया है। यदि किसी उपभोक्ता के साथ शोषण होता है, किसी भी उपभोक्ता पर दबाव डाला जाता है, तो वह क्षतिपूर्ण निवारण का अधिकार उसको दे दिया जाएगा। तो जो ये क्या है, ये अधिकार मिले हैं, उपभोक्ता अधिकार। ठीक है, इन्हीं अधिकारों पर ये चैप्टर टिका हुआ था। ठीक है, समझ में आ गए अधिकार कौन कौन से मिले थे? ये सभी अधिकार मिले थे। और न्याय पाने का अधिकार की बात करें कि हम उपभोक्ता है वो न्याय किस तरीके से पा सकते हैं। एक न्याय वाला जो तथ्य था, कौन सा? त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र के बारे में मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे से। वो भी उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने का काम करता है, न्याय दिलाने वाली ही संस्था है। इसके अलावा हम बात करें तो जब उपभोक्ताओं ने आंदोलन किए थे तो आंदोलन में क्या हुआ था? आंदोलन में आयोजन हुआ था, मैंने आपको बताया था। तो आयोजन होने की वजह से उपभोक्ताओं के अपने अपने दल बन गए थे। क्या बन गए थे? उपभोक्ता दल बन गए थे। ठीक है, तो जो ये उपभोक्ता दल बने, इन्हीं उपभोक्ता दलों ने आगे चलकर संगठन बन गए। तो जो ये संगठन बने, इनमें जाकर भी वो क्या कर सकते हैं, यह भी मतलब बहुत हद तक न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभाते हैं, अपना योगदान देते हैं। कौन सा? उपभोक्ता संगठन। और बहुत अधिक मात्रा में उपभोक्ता संगठन बने हुए हैं, जिनकी बात मैंने की थी कहां पर? उपभोक्ता इंटरनेशनल के अंदर। ठीक है, उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या था भाई? ये 220 उपभोक्ताओं की संस्थाओं का ही तो समूह था। इसी तरीके से जो उपभोक्ताओं का जो समूह होता है, ये समूह भी उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभाता है, अपना योगदान देता है। अब बात आती है कि जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए क्या करें। ठीक है, जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए हमको क्या करना चाहिए? जो जो भी अधिकार हमको मिले हैं, पहली बात तो हमें उन्हें ही ध्यान में रखना चाहिए। हमको सबसे पहले मूल्य को देखना चाहिए, मूल्य कितना दे रहा है, कितना नहीं, क्या सही दे रहा है। उसके बाद हमको देखना चाहिए कि भाई इसमें जो क्या है, जो भी पैकेट पे लिखा हुआ होता है, क्या वो जिस उद्देश्य के लिए मैं खरीद रहा हूँ, क्या वो उस उद्देश्य के लिए है या नहीं है। उसके बाद हमको देखनी चाहिए उसकी समय सीमा, जिस वस्तु को मैं खरीदने जा रहा हूँ क्या वो एक्सपायर तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें चुनने का अधिकार, चलो ये तो अलग बात हो जाएगी, तो कोई कंडीशंस ज्यादा ही मतलब आती है तब यूज होता है चुनने का अधिकार। तो वरना चुनने का अधिकार जो है अच्छा है, लेकिन ये कंडीशंस बहुत कम आती है। अगर आती भी है तो इससे सुलझना भी जरूरी है। तो सरकार ने जो ये दिया है बहुत बढ़िया दिया है। उसके बाद हम बात करें क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, तो ये भी भाई क्षति तो होने ही मत दीजिए आप। अगर आप जागरूक उपभोक्ता बन रहे हो तो क्षति तक आइए मत, क्योंकि आप क्या कर लीजिए भाई, उसके बारे में सूचना प्राप्त करिए, उसके मूल्य को देखिए, उसके डेट को देखिए। ठीक है, और शब्द चिन्ह होते हैं। शब्द चिन्ह क्या होते हैं? शब्द चिन्ह मान लीजिए जैसे कि आप नाइक का टी शर्ट खरीद रहे हो, तो नाइक का टी शर्ट अगर आप खरीद रहे हो तो नाइक का जो चिन्ह होता है उसको देखिए। ठीक है, किसका चिन्ह है। ठीक है, उसके नियमों को पढ़िए, क्योंकि पैकेट पर सारा कुछ लिखा हुआ होता है। और अगर आप ये सब देखने के बावजूद अगर किसी वस्तु को खरीद रहे हो तो आप एक जागरूक उपभोक्ता कहलाओगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि जो ये चैप्टर 5 था ये आपके बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। और लगभग मैं भी थक ही चुका हूं, क्योंकि 40-45 मिनट हो गए, मतलब समझाते समझाते बहुत लंबा हो जाता है। तो आप भी, मैं आशा करूंगा कि आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा चैप्टर। और अब हम स्टार्ट करेंगे अगले दिन से कक्षा 11वीं की अर्थशास्त्र को, और इसी तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर हम चलेंगे और हर फैक्ट्स को, हर कंसेप्ट को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। और नोट्स तो हम आपको दे ही रहे हैं, फ्री हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ अवेलेबल, यानी जो इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। कहां पर? टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल पर अभी भी आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वहां पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर न्यू है तो देख प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, फिर उनके लिए हैंड रिटन नोट्स भी बनाते हैं। ठीक है, आपको उसी
जो आप चाहते हो उसी चाहत के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करते हैं और तब जाकर हम आपको नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तो वो जो नोट्स हैं वो बिल्कुल आसान लैंग्वेज में हम बना रहे हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाइए, वहां से नोट्स को पढ़िए, देखिए। लेकिन नोट्स पढ़ने से पहले वीडियो को जरूर देखिए, तभी आप नोट्स को बढ़िया तरीके से समझ सकते हो, बढ़िया तरीके से अपने जो समझ है उसको विकसित कर सकते हो और आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। कक्षा 10वीं की अर्थशास्त्र हमारी आज समाप्त हो गई है। तो दोस्तों, अगर आप न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन वाली बटन को हिट करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।